नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कहने में बहुत अटपटा लगता है पर टीम इंस्ट्रक्ट करती है कि सर प्लीज़ कहिए, दैट्स व्हाई आई हैव सेड इट। ओके, इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी चैप्टर नंबर 20 इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में है। इसका फ्रेंड्स हम 60 नोट पढ़ेंगे। एक्चुअली मेरा एजेंडा क्या होता है कि हमें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी मैं क्लास लेता हूँ, क्लास के दौरान मेरी कोशिश रहती है कि हम इधर उधर की बातें ना करें, सिर्फ क्लास की बातें करें, ठीक है। इसीलिए क्योंकि पढ़ना सबसे ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें इट इज़ ऑटोमेटिकली इट इज़ हैपनिंग। अगर आपको अच्छा लगेगा, देखिए मैं बोलूँ ना बोलूँ, आपको अच्छा लगेगा तो यू विल लाइक इट, है ना। अगर आपको लगेगा कि नहीं हमें इन सर के और वीडियो देखने हैं तो यू विल सब्सक्राइब इट। ओके, ऑटोमेटिक फील आता है, कहने की ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी कभी कभार बोल देना ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर 60 नोट्स में हम कवर करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम की बात करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, और जो डिफरेंट फेजेज हैं फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम के डेवलपमेंट की, उसमें 4 फेजेज हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो 60 नोट है तो यहाँ पर हम चीज़ों को बस एक बार पढ़ते हुए चले चलते हैं। यू नो दैट ऑलरेडी। ओके, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में अगर देखें तो फ्रेंड 2 तरीके का फाइनेंशियल सिस्टम होता है, एक इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम और दूसरा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम वो होता है जो सरकार द्वारा नहीं बनाया गया, आरबीआई द्वारा नहीं बनाया गया है, यानी सेठ साहूकार महाजन आपस में लेन देन करने लगे तो वो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम हैज़ इवॉल्व्ड as an extension of the social structure and is characterized by lack of regulation, low transaction cost, unstructured procedures and transparency and low default rate। तो जो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से सामने निकल करके आया है। यहाँ रेगुलेशन नहीं होता है, ट्रांजेक्शन की कॉस्ट सस्ती होती है, प्रोसीजर फिक्स नहीं होते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, और डिफ़ॉल्ट रेट लो होता है, मतलब एनपीए वगैरह नहीं होता, क्योंकि लोग पैसा वसूल लेते हैं चाहे उसके लिए जो है लड़ाई झगड़े क्यों ना करने पड़े, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर देखें तो इंडिविजुअल मनी लेंडर यानी कि वही सेठ साहूकार महाजन, जो कि बिजनेसमैन हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, इंडिविजुअल लोग, ठीक है। ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि ऑपरेट करते हैं एसोसिएशन या फंड के तौर पर, ये भी जो है आपका इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। पार्टनरशिप फर्म हो सकती हैं जिसमें ब्रोकर वगैरह हो सकते हैं, ये सभी लोग भी आपको पैसा वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो ये इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट होते हैं। फिर आता है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड होता है, सरकार द्वारा सुपरवाइज किया जाता है। द फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटेड सिस्टम व्हिच कैटर्स टू द फाइनेंशियल नीड ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी की जो फाइनेंशियल नीड है उसको पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइज, इंस्टीट्यूशनल और रेगुलेटेड सिस्टम ये होता है। कंपोनेंट में अगर बात करें फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के 3 कंपोनेंट होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल मार्केट। ये 3 इसके फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के 3 जो है कंपोनेंट होते हैं, और तीनों के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी बात करनी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे पहले आता है। इसके एग्जांपल में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल रेगुलेटर, जहाँ पर आपका आरबीआई, सेबी, ये सारे हो जाएंगे। कमर्शियल बैंक हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं। क्या हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। एनबीएफसी हो गई, डीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस ब्रोकर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन फंड हो गए, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। उसके बाद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्लासिफिकेशन किया गया है, 2 तरीके के होते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 2 पार्ट में बांटा इन्होंने, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और दूसरा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। उसी को ही डिपॉजिटरी यानी जो डिपॉजिट लेते हैं उनको डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कहा, या नॉन डिपॉजिटरी जो डिपॉजिट नहीं लेते हैं। तो पहला है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। दिस इंक्लूड बैंक्स एंड अदर क्रेडिट यूनियन व्हिच कलेक्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक अगेंस्ट इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन द डिपॉजिट मेड एंड लेंड दैट मनी टू द वन इन नीड। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूट में कौन आता है? ऐसे बैंक या क्रेडिट इंस्टीट्यूशन आते हैं जो आम जनता से पैसा वसूलते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जमा करवाते हैं अपने पास में, उस पर उनको इंटरेस्ट देते हैं और इसी पैसे को दूसरों को लोन के तौर पर देते हैं जिनको ज़रूरत होती है, ठीक। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन में कौन आएगा? दे कैन नॉट आस्क फॉर मॉनेटरी डिपॉजिट बट सेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर। एग्जाम्पल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एंड ब्रोकरेज कंपनीज। तो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन
ये कौन से होते हैं? जो जनता से डिपॉजिट नहीं लेते हैं, मॉनेटरी डिपॉजिट वो नहीं ले सकते हैं जनता से, बल्कि जनता को फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेचते हैं। जैसे इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ब्रोकरेज कंपनीज वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्लासीफाई किया सकता है इनटू 3 कैटेगरी। मतलब पहले हमने देखा एक कैटेगराइजेशन में 3 कैटेगरी बनाई, 2 कैटेगरी थी, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। अब उसी चीज़ को फिर से 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं, जिसमें एक रेगुलेटरी, एक इंटरमीडिएट और एक नॉन इंटरमीडिएटरीज आ जाते हैं। रेगुलेटरी में आपके इंस्टीट्यूट जो रेगुलेट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट को, आरबीआई, आईआरडीए और सेबी हो गया। इंटरमीडिएट में आते हैं कमर्शियल बैंक जो कि प्रोवाइड करते हैं लोन और अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस, जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। और नॉन इंटरमीडिएट्स में आ जाते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट कस्टमर को, जैसे नाबार्ड, सिडबी वगैरह, ये सारे हो जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी जिससे ऐसा कौन सा चीज़ें हैं जिनसे हम फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद में डिपॉजिट हो गया, मनी एक्सेप्टेड फ्रॉम कस्टमर फॉर रेमिटेंस हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए। ये सभी क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, दीज इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द एसेट एज वेल एज ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैलेंस शीट। तो ये इंक्लूड करते हैं इंस्ट्रूमेंट जो इंस्टीट्यूट के बैलेंस शीट के एसेट साइड में या लायबिलिटी साइड में होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द एसेट साइड में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं? एसेट साइड में बैलेंस शीट के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से? लोन्स और एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट। जबकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि लायबिलिटी साइड में आते हैं उसमें बैलेंस शीट के डिपॉजिट, मनी जो कि जनता से रेमिटेंस के लिए लिया गया, इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आता है फ्रेंड तीसरा, फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गए, अब फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे। इट इज़ ए मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर ट्रेड मनी, कमोडिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव्स एट लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एट प्राइस दैट आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो फ्रेंड्स जो फाइनेंशियल मार्केट होती है उसमें बायर और सेलर मनी को ट्रेड करते हैं, कमोडिटी यानी वस्तुएं, गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें उनको ट्रेड करते हैं, फॉरेन या फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फॉरेन एक्सचेंज को ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव्स को ट्रेड करते हैं। कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगती है और ऐसे प्राइस पर ये किया जाता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई के फोर्स, मतलब प्राइस क्या रहने वाला है इन सब चीज़ों को वो डिसाइड करता है, कितने डिमांड और कितनी सप्लाई मौके पर है। ठीक है, फिर है फाइनेंशियल मार्केट के 4 मेजर सेगमेंट हैं। मनी मार्केट, मनी मार्केट जहाँ पे जो है बैंक उधार लेते देते हैं। फॉरेन एक्सचेंज आपका डॉलर वाला पूरा मार्केट। कैपिटल मार्केट आपका शेयर मार्केट हो गया। इंश्योरेंस मार्केट आपका पूरा आईआरडीए के तहत इंश्योरेंस वाला काम हो जाता है। ठीक, अब अगर हम बात करें फेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम की, तो फाइनेंशियल सिस्टम के डेवलपमेंट की 4 फेजेज हैं। पहला प्री इंडिपेंडेंस, दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस, तीसरा पोस्ट लिबरलाइजेशन, चौथा पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये 4 स्टेजेस हैं। पहला देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले, तो शुरू से लेकर के 1947 जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 में देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के 1991 तक। 1991 तक क्यों? क्योंकि 1990 में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गई थी, जिसकी वजह से 1991 में भारत सरकार ने जो है रिफॉर्म किए थे, सुधार किए थे, हमारे देश की इकोनॉमी को पूरी दुनिया के लिए खोला गया था। पोस्ट लिबरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 1991 से लेकर के 2010 तक चलता है। देखो 1991 में रिफॉर्म हुए और 2010 तक इसलिए क्योंकि 2008 में बहुत बड़ी मंदी आई थी। 2008 में बहुत बड़ी मंदी आई थी इसलिए 2010 तक। और पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आई तो 2010 में हुआ और 2010 से लेकर के अब तक जो है चौथी फेज चल रही। इन 4 फेजेस के बारे में ही फ्रेंड्स हमको डिटेल में यहाँ पर चर्चा करनी। 4 फेजेस के बारे में बात करेंगे। फेज 1 प्री इंडिपेंडेंस स्टेज है या फेज है प्रायर टू 1947। तो 1947 से पहले तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन ईयर 1770 इन कलकत्ता मार्क द स्टार्टिंग ऑफ फॉर्मल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया जाता है, जिससे कि फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। 1832 तक आते आते ये बैंक जो है फेल कर जाता है और बंद हो जाता है, लेकिन बैंकिंग की शुरुआत बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने करवा दी थी। ठीक है, उसके बाद में जो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके ये बनने से पहले बैंक ऑफ कलकत्ता हुआ करता था, जो 1806 में बना। बाद में बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया 1809 में। और बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ मद्रास बना, बैंक ऑफ बॉम्बे बना। बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, बैंक ऑफ मद्रास
1843 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1863 में बना। और इन्हीं तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में फ्रेंड्स इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। तीन बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनता है। उसके बाद में इसको 1 जुलाई 1955 को कन्वर्ट करके देश का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया जाता है, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये पूरा एसबीआई का इतिहास है फ्रेंड्स अपने आप में, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक भी है यहाँ पर, पीएनबी भी है जो कि 1894 में बना था, लेकिन अभी भी मौके पर चल रहा है। काफ़ी पुराना बैंक है हमारा, ये लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी को इस्टेब्लिश किया गया 1875 में, और ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। सोचिए, एशिया में पहला स्टॉक एक्सचेंज हमने इस्टेब्लिश करा हुआ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से 1875 में। समझ रहे हैं, शेयर मार्केट 1875 में शेयर मार्केट, थिंक अबाउट इट, है ना। द सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल बैंक नेमली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय हिल्टन यंग कमीशन इन 1935। तो आरबीआई की स्थापना हुई हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर 1935 में, यानी पहले फेज में ही आरबीआई स्थापित हो जा रहा है 1935 में। अब आती है सर फेज 2, जिसे पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर 1991 की एरा कहा गया। तो दिस फेज स्टार्टेड विद नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई 1949 एंड एसबीआई 1955। तो ये फेज शुरू होती है जिसमें 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और 1955 में एसबीआई का नेशनलाइजेशन किया जाता है। 1 सितंबर 1956 को 245 जो प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियां थी उनको नेशनलाइज करके एलआईसी बनाई जाती हैं। 245 प्राइवेट कंपनियों को एक साथ मर्ज किया गया और एलआईसी की स्थापना की गई 1 सितंबर 1956 में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। टू ब्रिंग द इन टाइट सोशल कंट्रोल ओवर द बैंकिंग सेक्टर, गवर्नमेंट नेशनलाइज द लार्जेस्ट 14 बैंक ऑन 19 जुलाई 1969, ईच हैविंग डिपॉजिट ऑफ 50 करोड़। तो बैंकों को अपने कंट्रोल में लाने के लिए 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया भारत सरकार द्वारा, जिनके पास 50 करोड़ रुपए का डिपॉजिट था, और ये 1969 में हुआ। उसके बाद में 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया जिनकी डिपॉजिट 200 करोड़ से ज़्यादा थे। ये 16 अप्रैल 1980 को किया गया, 16 अप्रैल 1980 को कर दिया गया। अब आता है सर लिस्ट ऑफ बैंक जो नेशनलाइज हुए 1969 में और 1980 में। लिस्ट है पूरी, इसलिए दे रखी है कि मे भी एग्जाम में पूछ ले। तो 1969 में इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और देना बैंक। इतने बैंक जो 14 बैंक थे फ्रेंड्स, ये 1969 में नेशनलाइज हुए थे। और आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये फंड जो है 1980 में 1980 में नेशनलाइज हुए। और मेरे ख्याल से न्यू बैंक ऑफ इंडिया बाद में 1993 में पीएनबी में मर्ज हो जाता है, आई थिंक, है ना। पीएनबी में 1993 में 1993 में ये मर्ज कर दिया जाता है। ये पहला मर्जर था जो हैपनिंग हुआ था, ठीक है। उसके बाद में ये तो बैंकिंग सेक्टर का हो गया। उसके बाद में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाज सेटअप इन 1972 एज ए रिजल्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ 55 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एंड साइमल्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, नेमली नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी थी, 55 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मर्ज किया गया और उसकी जगह पे जीआईसी बनाया गया 1972 में। और साथ ही साथ में 4 जो है पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनियां स्थापित की गई, जिनके नाम हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक वर सेटअप इन 1975 फॉर सर्विंग द रूरल पॉपुलेशन एंड प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। आरआरबी इस्टेब्लिश किया गया 1975 में रूरल पॉपुलेशन को मदद करने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा दिस फेज वाज आल्सो मार्क्ड बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि फेज 2 में ही डीएफआई इस्टेब्लिश किए गए, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसकी शुरुआत हुई थी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI
1948 में बना और इसी के साथ में डेवलपमेंट बैंकिंग की शुरुआत हमारे देश में हो जाती है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल जो आरबीआई ने प्ले किया है वो था कि सेटिंग अप इंस्टीट्यूशन दैट फोस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मदद करते हैं। उनके नाम हैं आईडीबीआई बनाया गया 1964 में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड इस्टेब्लिश किया गया एग्रीकल्चरल आरआरबी पूरा देखने के लिए, एग्जिम बनाया इन्होंने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक बनाया गया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम देखने के लिए 1982 में, नेशनल हाउसिंग बैंक पूरा हाउसिंग का देखने के लिए 1988 में, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी बनाया गया 1990 में। इन द एरना ऑफ म्यूचुअल फंड अ सिग्निफिकेंट स्टेप वाज सेटिंग अप ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963। तो म्यूचुअल फंड की जो शुरुआत की गई अगर देखा जाए तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई 1963 में इस्टेब्लिश किया गया था। अभी आज 2024-25 में हम कहते हैं म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। शुरुआत आप देखो कि भारत सरकार म्यूचुअल फंड जो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रूप में 1963 में कर चुकी है 1963 में। ठीक है। इट वॉज सेटअप बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फंक्शनड अंडर द रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द आरबीआई। मतलब यूटीआई जो था वो इस्टेब्लिश किया गया था आरबीआई द्वारा और आरबीआई इसका मतलब लुक आफ्टर किया करता था। 1978 में यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो म्यूचुअल फंड था उसको आरबीआई से हटा कर के और इस आईडीबीआई को पूरा का पूरा कंट्रोल दे दिया गया। जो पहली स्कीम लॉन्च की गई थी यूटीआई द्वारा वो थी यूनिट स्कीम 1964 में। जो पहली स्कीम म्यूचुअल फंड की आई थी उसका नाम है यूनिट स्कीम। म्यूचुअल फंड की पहली स्कीम यूटीआई ही लाएगा क्योंकि पहली संस्था यही बनी थी। उसके बाद में डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन डीआईसी जो डीआईसीजीसी बोलते हैं ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ गारंटी कॉरपोरेशन, जो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देता है फ्रेंड्स, वो यही है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बिल रिसीव हुआ प्रेसिडेंट से 7 दिसंबर 1961 में। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अपना काम शुरू किया 1 जनवरी 1962 से और ये 1 लाख रुपए का हर कस्टमर के डिपॉजिट को इंश्योरेंस देते हैं, जो कि अब बढ़ करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा 5 लाख का इंश्योरेंस देता है। 1986 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहला इक्विटी इंडेक्स जिसे सेंसेक्स कहा गया उसको लॉन्च किया। जो सेंसेक्स है वो बना हुआ है 100 टॉप 100 शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर। मार्केट में 100 जो टॉप क्लास की कंपनियां हैं उन्हीं को मिला करके इक्विटी इंडेक्स बनाया गया जिसका नाम सेंसेक्स रखा गया। ये काम 1986 में हो गया। इतनी सारी बातें सेकंड फेज में हो चुकी हैं। अब आती है फ्रेंड्स यहाँ पर थर्ड फेज आती है। थर्ड फेज लिबरलाइजेशन 1961 से 2010 की। तो पहला सवाल ये है कि भाई लिबरलाइजेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, व्हाट ट्रिगर्ड लिबरलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो 1991 में हमारे देश ने क्या किया कि लिबरलाइजेशन को अपनाया और हमारी कंट्री की इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला गया। 1991 में 3 मेन इकोनॉमिक रीजन थे इस काम को करने के। क्या था? In the scenario of planned economy, India predominantly looked inward and this led to the slow rate of growth during 1960-80। तो पहला कारण है, मतलब जो लिबरलाइजेशन करने का पहला कारण है कि हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें प्लान मतलब पंचवर्षीय योजना चलती थी जिसके वजह से हमारा जो फोकस था इनवर्ड लुकिंग था। हम दुनिया के साथ व्यापार नहीं करना चाहते थे, हम अपने आप में ही व्यापार करते थे आपस में ही, जिसके वजह से हमारी जो ग्रोथ रेट थी 1960 से 80 के बीच में बहुत स्लो थी, बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं चल रहा था। सिंस द 1960 इंडियन एक्सपोर्टर वर मेनली exports were mainly to Soviet Union and Eastern Bloc of the country. After the dismantling of USSR, the export market went into disarray and India's plummet। मतलब इनका कहने का ये है कि हुआ क्या कि 1960 के आसपास में जो भी इंडियन एक्सपोर्ट होता था वो यूएसएसआर को किया जाता था, सोवियत यूनियन को किया जाता था। लेकिन बाद में सोवियत यूनियन टूट गया। तो जब सोवियत यूनियन टूट गया तो जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो परेशानी में चला गया, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा घट गया। ठीक है। अब जब घट गया, एक्सपोर्ट मार्केट इन यूएसए एंड यूरोप हैड नॉट बीन टैप्ड टू एनी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट बाय द इंडियन एक्सपोर्टर, दिस लेड टू सेवर डिक्लाइन इन इंडियाज एक्सपोर्ट। अब चूँकि हम यूएसएसआर पर निर्भर थे, हमने यूएसए में और यूरोप में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया नहीं था, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट से कमाई थी वो बहुत ज़्यादा घट गई। ठीक है। तीसरा कारण है अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट वाज क्रूड ऑयल। तीसरी कारण थी कि जो हमारा ज़्यादा इंपोर्ट हम करते हैं वो क्रूड ऑयल कच्चे तेल का करते हैं, कच्चे तेल का इंपोर्ट हम करते हैं। लेकिन 1990 में पहला गल्फ वार छिड़ गया।
जिसमें क्या हुआ कि जो प्राइस था पर बैरल $15 से बढ़ करके $33 पहुंच गया, डबल हो गया। 1990 में पहला गल्फ वार जब लड़ाई शुरू हुई तो जो एक बैरल तेल $15 का मिलता था कच्चा, वो $33 का मिलने लगा। पैसा डबल हो गया, मतलब खर्चा हमारा डबल हो गया। दिस शार्पली इंक्रीज द इंडियाज इम्पोर्ट बिल लीडिंग टू पेमेंट क्राइसिस जून 1991। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई जहाँ 100 रुपये देने पड़ते वहाँ 200 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम इंपोर्ट का बिल ही पे करने के लिए सक्षम नहीं बच पा रहे थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी थी। जो रही सही कसर थी वो क्या हुआ कि टू मेक मैटर वर्स इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज ने क्या किया, हमारी देश की जो रेटिंग है उसको 2 बार घटा दिया, जंक स्टेटस में ले जा करके डाल दिया। तो इंटरनेशनल स्तर पर जो हमारी रेटिंग है वो घट गई, जंक स्टेटस में डाल दिया, जिससे हमारे साथ कोई बिजनेस करने को राजी नहीं था। फिर सरकार ने ट्राई किया कि 1 जुलाई 1991 को सरकार ने रुपए की डीवैल्यूएशन किया, यानी कि डॉलर मजबूत हुआ, रुपया 9% से कमज़ोर हुआ, और 3 जुलाई को फिर से 11% से कमज़ोर किया गया, दाम घटाया गया, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया ने अप्रोच किया वर्ल्ड बैंक को और IMF को और बोला कि हमको इमरजेंसी लोन दे दीजिए। IMF ने इमरजेंसी लोन अप्रूव कर दिया, अमेरिकन डॉलर 3.9 बिलियन का, 3.9 बिलियन का लोन अप्रूव हो गया, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को 67 टन जो है गोल्ड, फिजिकल गोल्ड प्लेज करना पड़ा, ले जा करके IMF में रखना पड़ा। ठीक है, तो ये समस्या हुई हमारे सामने। अब जब ये वर्ल्ड बैंक वगैरह और IMF ने हमको लोन दिया तो उन्होंने ये बात कही कि हम लोन तो तुमको दे रहे हैं, लेकिन तुमको अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करना पड़ेगा, लिबरलाइज करना पड़ेगा। इसी वजह से हमारा लिबरलाइजेशन हुआ। ठीक है, अब आता है इसी फेज में हमारा नरसिम्हन कमेटी बनती है। नरसिम्हन 1 कमेटी 1991 में आती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म के लिए पहली कमेटी जो बनाई गई थी, नरसिम्हन कमेटी 1 कहा गया उसको, 1991 में आई थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 टियर हायरार्की फॉर बैंकिंग स्ट्रक्चर विथ 3 to 4 लार्ज बैंक इंक्लूडिंग SBI एट द टॉप एंड बॉटम, रूरल बैंक इंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो नरसिम्हन कमेटी 1 ने रिकमेंड किया कि हमें 4 टियर स्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि 4 स्तर का जो है स्ट्रक्चर चाहिए, जिसमें सबसे टॉप लेवल पर 3-4 बहुत बड़े बैंक होने चाहिए और सबसे छोटे लेवल पर RRB यानी रूरल बैंक वगैरह होनी चाहिए। उसके अलावा इन्होंने रिकमेंड किया कि जो RBI का सुपरवाइजरी फंक्शन है वो किसी और को सौंप देना चाहिए, जो कि एक क्वासी ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए जिसको स्पॉन्सर किया जाए RBI के द्वारा। इन्होंने ये भी कहा कि फेज्ड यानी धीरे धीरे करके SLR को घटाया जाना चाहिए, 40-40% से कम लाने की बात कही। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसको 8% मेंटेन किया जाना चाहिए, पहले 5-6% था, उसको धीरे धीरे बढ़ा करके 8% लाने की बात की। एवोल्यूशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी, यानी ब्रांच खोलने के लिए लाइसेंस ना लेना पड़े, इसकी भी रिकमेंडेशन करी। उसके बाद में प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट होना चाहिए, फुल डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने कहा कि प्रॉपर तरीके से हमको एसेट का क्लासिफिकेशन करना चाहिए, यानी कि डाउटफुल, सब स्टैंडर्ड, ये सारी बातें इन्हीं की ही दी हुई हैं। डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट रेट को RBI नहीं डिसाइड करेगा, बैंक खुद डिसाइड करेंगे। उसके अलावा इन्होंने कहा कि ARF एसेट रिकन्स्ट्रक्शन फंड बनाया जाएगा, ताकि जो स्ट्रेस लोन है यानी बैड लोन है उनको जो है ARC एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी को दिया जा सके, ताकि वो रिकवरी वगैरह कर सकें। ठीक है, उसके बाद में है कि बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, जो भी वेसल कमेटी 1 ने रिकमेंडेशन दी, नरसिम्हन कमेटी 1 ने जो रिकमेंडेशन दी, उसके आधार पर क्या क्या किया गया जो है RBI द्वारा। तो पहला SLR और CRR को घटाया गया। ठीक है, हम ये परसेंटेज में नहीं जाएंगे, आप ऐसे समझिए कि SLR और CRR को घटाया गया। दूसरा, प्रूडेंशियल नार्म्स लाए गए। प्रूडेंशियल नार्म्स उद्देश्य था पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्रूडेंशियल नार्म्स, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो इनकम है उसका डिस्क्लोजर किया जाना चाहिए, एसेट का क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए, लोन डूबने वाले हों तो उसके लिए प्रोविजनिंग करने की भी ज़रूरत होगी। ये सारी बातें इन्होंने करी, RBI ने यहाँ पर ये सारा लागू किया। इसके अलावा कैपिटल एडिक्वेसी नार्म्स के लिए इन्होंने कहा कि CAR मिनिमम जो है 8% का अचीव हो जाना चाहिए, ऐसी बात इन्होंने कहा था 1992 में। 1992 में इन्होंने कहा कि 8% अचीव करना है, और 1996 तक आते आते लगभग सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 8% का CAR रेशियो अचीव कर लिया था। 1992 डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, 1992 से जो इंटरेस्ट रेट हैं वो फ्री कर दिए गए इन स्टेजेज, डिपॉजिट के लिए भी और एडवांसेस के, लोन के लिए भी और सेविंग अकाउंट वगैरह के लिए भी। अब जो है RBI इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं करता है।
रिकवरी ऑफ डेट्स की अगर बात करें तो लोन की रिकवरी करने के लिए रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 लाया गया, ताकि तेज़ी के साथ में बैंकों का जो पैसा फंसा है उसको रिकवर किया जा सके। और इसी के तहत 6 स्पेशल डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल भी सेटअप किए गए। उसके बाद में कंपटीशन फ्रॉम न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो बैंकिंग सेक्टर है आज ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर को दोबारा से प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया। दीज न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर अलाउड टू रेज कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम FII अप टू 20% एंड फ्रॉम NRI अप टू 40%। तो जो ये नए प्राइवेट सेक्टर के बैंक आए, इनको कैपिटल अरेंज करने के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ये 20% तक का जितना भी कैपिटल है उसका 20% FII से अरेंज कर सकते हैं। और अगर कोई NRIs वगैरह हैं तो वो कैपिटल का 40% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था दी गई। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 अमेंड किया गया, ताकि जो बैंक हैं वो पब्लिक इशू के थ्रू कैपिटल रेज कर सकें। यानी जो सरकारी बैंक थे उनको जो है शेयर मार्केट में शेयर बेच करके पैसे अरेंज करने की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। उसके लिए बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 को मॉडिफाई किया गया, ताकि जो है जो सरकारी बैंक हैं यानी पब्लिक सेक्टर बैंक वगैरह हैं ये अपने शेयर बेच करके कैपिटल या पूंजी अरेंज कर सकें। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि जो सरकार की होल्डिंग है वो पेड अप कैपिटल का 51% से नीचे नहीं जानी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% कम से कम रहनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन की बात की गई, तो इन्होंने कहा कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनको नई ब्रांचेस खोलने की आज़ादी दी जाएगी, नए एक्सटेंशन काउंटर खोलने की आज़ादी दी जाएगी, बशर्ते कि वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और पोटेंशियल गाइडलाइंस वगैरह को फॉलो करें, ठीक है। इसके अलावा बैंक अगर चाहें तो जो नॉन वायबल ब्रांचेस हैं उनको बंद कर सकते हैं, बशर्ते कि रूरल सेंटर के लिए ये गाइडलाइन नहीं थी। रूरल सेंटर में अगर बंद करना है तो RBI से परमिशन लेनी है। अदर बाकी सेंटर्स में अगर नई ब्रांच खोलना चाहते हो तो पुरानी और पहले से चल रही ब्रांच अगर फ़ायदे में नहीं है तो बंद करना चाहते हो तो कोई सरकार मतलब RBI से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लोकल एरिया बैंक इस्टेब्लिश करने की भी तैयारी कर ली गई है RBI के द्वारा। तो 1996 में RBI हैड इशूड गाइडलाइन फॉर सेटिंग अप लोकल एरिया बैंक एंड इट गेव इट्स अप्रूवल फॉर सेटिंग अप 7 LAVs टू द प्राइवेट सेक्टर। मतलब लोकल एरिया बैंक सेटअप करने की बात 1996 में की गई और 7 लोकल एरिया बैंकों को स्थापित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी गई। सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक के लिए इन्होंने नरसिम्हन कमेटी ने कहा था कि भाई जो है कमर्शियल बैंकों का सुपरविजन एक और संस्था द्वारा किया जाना चाहिए, तो उसी के तहत बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। RBI हैड सेटअप बोर्ड ऑफ फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन विथ एन एडवाइजरी काउंसिल टू स्ट्रेंथन सुपरविजन ऑफ बैंक्स एंड FIs। इन 1993 RBI ने इस्टेब्लिश किया न्यू डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन फॉर सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो मतलब शुरुआत में बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन इस्टेब्लिश किया गया, फिर 1993 में RBI ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, और वो कमर्शियल बैंकों का सुपरविजन करता था। फिर आ जाती है फ्रेंड्स हमारी नरसिम्हन कमेटी 2। नरसिम्हन कमेटी 2 1998 में आती है। इस कमेटी को नोन एज कमेटी ऑन बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य था कि बैंकिंग सेक्टर में जो भी रिफॉर्म की प्रोग्रेस हुई है, यानी कमेटी 1 ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसका क्या प्रभाव पड़ा ये जानना, और फर्दर जो है भविष्य में हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो मजबूत हो, उसके लिए रिकमेंडेशन देने के लिए इनको कहा गया। तो इनकी जो रिकमेंडेशन थी यानी कि नरसिम्हन कमेटी की 2 की रिकमेंडेशन थी, क्या क्या, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंक इन इंडिया, जो भी बैंक हैं हमारे देश में इनको मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। उसके बाद में नैरो बैंकिंग की बात इन्होंने करी। नैरो बैंकिंग का क्या मतलब होता है? नैरो बैंकिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो कमज़ोर बैंक हैं उनको जो है अपने जो भी फंड हैं उनको केवल शॉर्ट टर्म और रिस्क फ्री एसेट में ही इन्वेस्ट करने की आज़ादी दी गई। अगर बैंक कमज़ोर है तो वो अपना जो फंड है उसको शॉर्ट टर्म और रिस्क फ्री एसेट में ही लगाएगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात की गई। द कमेटी रिकमेंडेड दैट द गवर्नमेंट शुड रेज द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी नाम टू 9%। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो है कमेटी ने कहा कि 8% जो CAR है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसको बढ़ा करके 9% कर दिया जाए। बैंक ओनरशिप पर भी इन्होंने रिकमेंडेशन करी कि जो बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके काम को देखा जाए ताकि जो है प्रोफेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी वगैरह अपनाई जा सके। बैंकिंग लॉ को रिव्यू करने की बात की कि जितने भी बैंकिंग के लॉ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, RBI एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंक नेशनलाइजेशन, इन सभी एक्टों को एक बार फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत
है, ठीक है। उसके बाद में अदर स्टेप्स की बात करेंगे, अदर स्टेप्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर को लिबरलाइज करने के लिए और कौन कौन से कदम उठाए गए, तो पहला इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाई गई, जिसमें पहला क्रिसिल CRISIL क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाई गई। इकरा इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाई गई, और केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद में 2 स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश किए गए, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को भी कैपिटल मार्केट में यानी शेयर मार्केट में लाया गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 1992 में जब ये बना तभी से स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग को सामने लेकर के आया है, और बाद में अदर स्टॉक एक्सचेंज ने भी इसको अपनाया। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम कि अब बोल करके जो है ट्रेडिंग नहीं होगी, ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से ट्रेडिंग करी जाएगी। डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में आता है, जिसकी सहायता से 2 डिपॉजिटरी इस्टेब्लिश करी जाती हैं, CDSL और NSDL। CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये 2 इस्टेब्लिश करी जाती हैं। अनदर अचीवमेंट की बात की जाए तो कैपिटल मार्केट में सेटलमेंट साइकिल को शॉर्ट कर दिया गया। जो अगला अचीवमेंट था वो था कि सेटलमेंट साइकिल को घटा दिया गया। जहाँ पर पहले सेटलमेंट साइकिल 30 दिन और 14 दिन का हुआ था, उसको घटा करके T+2 कर दिया गया अप्रैल 2003 में। अप्रैल 2003 में यानी ट्रांजैक्शन होने के 2 दिन के अंदर में पैसा आ जाएगा, ऐसा व्यवस्था कर दी गई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट इन 1992 अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत जो FII थे वो 1992 में इन्वेस्ट करना शुरू कर सके थे, ठीक है। यानी FII को हमारे देश में इन्वेस्ट करना अलाउ किया गया 1992 में। किस स्कीम के तहत? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत। स्टेप्स टुवर्ड लिबरलाइजेशन इन अदर सेक्टर, तो ये तो हमने फाइनेंस सेक्टर की बात करी। अदर सेक्टर में लिबरलाइजेशन के लिए क्या क्या किया गया, तो इंपोर्ट डी लाइसेंस कर दिया गया, यानी इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया गया, प्रोडक्शन लाइसेंसिंग हटा दी गई, लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया गया, ट्रेड पॉलिसी में रिफॉर्म किए गए, फिजिकल रिफॉर्म किए गए, एक्सचेंज रेट को अनपेक्ड किया गया। अनपेक्ड मतलब एक्सचेंज रेट अब डिसाइड नहीं होता था RBI द्वारा, बल्कि ये जो है डिमांड और सप्लाई पर डिसाइड होता था। फेमा में रिलैक्स, यानी कि फेरा की जगह फेमा लाया गया, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज में रिलैक्सेशन हुआ। FDI के नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया, और पब्लिक एंटरप्राइजेज में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, यानी हिस्सेदारी बेची गई। अब आ जाती है फ्रेंड्स हमारी फेज 4, पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में क्या क्या हुआ 2010 से लेकर के अभी तक। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स में 2007-8 में शुरू हुई थी मॉर्गेज मार्केट में, और उसके बाद में ये पूरी दुनिया में फैल गई, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था, वही मतलब बैंक क्या करते थे कि मॉर्गेज को बेचना शुरू कर दिया था उन्होंने। लेहमैन ब्रदर्स जो है बैंक फेल कर गया, जिसके वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी ही तहस नहस हो गई थी। दिस फेज ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल सेक्टर हैज़ बीन मार्क्ड बाय द फॉलोइंग। अब क्या क्या हुआ चौथी फेज में, तो भाई जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया गया, जिसके तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना ने बहुत सारा काम किया। जैम ट्रिनिटी ने भी अच्छा प्रभाव दिया। जैम ट्रिनिटी जनधन आधार और मोबाइल के नाम से जानी जाती है। लाइसेंसिंग ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक, नेमली पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर चौथे फेज में डिफरेंशिएटेड बैंकों को भी लाइसेंस दिया जाना शुरू किया गया, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक खुले। उसके बाद में PJ नायक कमेटी बनाई गई, जिसका काम क्या था, रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक। बैंक के जो बोर्ड हैं उनके गवर्नेंस को टेक केयर करना जो है, उसी के लिए PJ नायक कमेटी बनाई गई। ईज एजेंडा लाया गया, इन्हेंस्ड एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस एजेंडा लाया गया फॉर कैलिब्रेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए ईज इन्हेंस्ड एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस कॉन्सेप्ट को लाया गया। उसके बाद में PSUs का मर्जर कर दिया गया, 27 से घटा करके सिर्फ 12 जो है PSU बचे। उसके बाद इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 लाया गया, ताकि जो स्ट्रेस एसेट हैं उनका तेज़ी के साथ में रेजोल्यूशन किया जा सके, सॉल्व किया जा सके, जिनका भी जो कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। उसके अलावा NABFID को सेटअप किया गया, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसका काम क्या था, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करना था, यानी कि डेवलपमेंट के लिए लोन देने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा बैड बैंक इस्टेब्लिश किया गया। NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया गया, ताकि जो बैंकों के जो है
2 लाख करोड़ रुपए के जो एनपीए हैं उनको टेक ओवर किया जा सके और उनकी रिकवरी किया जा सके। उसके बाद में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को मॉडिफाई किया गया, अमेंड किया गया, ताकि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं फ्रेंड्स उनको भी आरबीआई के सुपरवाइजरी कंट्रोल में लाया जा सके। इंक्रीजिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को बढ़ा करके 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो 1 लाख कवरेज था पर कस्टमर, उसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया। ये सारी चीज़ें फेज 4 में हुई हैं। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीआई, नेफ्ट आरटीजीएस को 24 घंटे कर दिया गया, नेफ्ट आरटीजीएस को 24/7 कर दिया गया, यूपीआई का इंट्रोडक्शन किया गया। एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ा करके 74% कर दिया गया। उसके बाद में एलआईसी का आईपीओ लाया गया। एलआईसी 1956 में बन गया था, 1956 में 245 प्राइवेट कंपनियों को मिला करके एलआईसी बन गया था, लेकिन इसका आईपीओ लॉन्च कर दिया गया कब? चौथी फेज में। ठीक है, मतलब बस इतनी सारी बातें थी फ्रेंड जो हमें कवर करनी थी, ज़रूरी थी। तो आई बिलीव आपको चीज़ें थोड़ा समझ में आई होंगी। देखिए यहाँ पर मैं चूँकि 60 नोट पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा चीज़ें जो है मतलब ज़्यादा तेज़ी से हैपनिंग होती हैं। ठीक है, बट इट इज़ मैनेजेबल, हो जाएगा मैनेज आपका। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप लॉन्ग वाले लेक्चर्स देखिए, अगर आपको सिर्फ काम चलाना है इट इज़ सफिशिएंट जो हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।